हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है जो फिटर थ्योरी का फुल कोर्स था वो हमारा शुरू हो चुका है 27 जुलाई से। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो पूरा कोर्स है ये क्या है, आपके लिए पूरा फ्री है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। जैसे कि आप अदर चैनल वगैरह पे जाएंगे तो किसी भी अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो आपसे क्या कहा जाएगा कि इस एग्ज़ाम के लिए हम फुल कोर्स चला रहे हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से जाके आप जो कोर्स है उनका वो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई फीस नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी वो बिल्कुल क्या होंगी, फ्री होंगी। ठीक है, तो क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपको क्या करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे साथ क्या करिए, हमारे साथ आगे ग्रो करिए। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 27 जुलाई से क्लासेस शुरू हुई हैं, 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र यानी कि प्रिसीजन मेजरमेंट टूल। जो हमारे सूक्ष्ममापी यंत्र में जो हमको मुख्यतः पढ़ना है वो है हमारा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिटर थ्योरी फुल कोर्स 2020 इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप जाके उन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, 2 ग्रुप हैं टेलीग्राम के। पहला है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, जहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल क्विज बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वीक में 2-3 दिन 4 दिन। तो आप उस नॉन टेक्निकल क्विज को दे के जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। और फिटर वालों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है जहाँ पर क्या है, सिर्फ फिटर के छात्र हैं। वहाँ पे फिटर का क्विज ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिससे क्विज में पार्टिसिपेट करके क्या कर सकते हैं, आपको बहुत ही प्रश्न सीखने को मिलते हैं। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, यानी कि टाइम बेस्ड क्विज होता है, आपको एक प्रश्न करने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो टाइम बेस्ड क्विज में आप पार्टिसिपेट करके जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो भी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो अब देखिए वर्नियर कैलिपर से जो हमको मुख्य चीज़ें पढ़नी है हम वही पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं, ब्रीफ में, कि वर्नियर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब आपको बस इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। जितनी भी चीज़ें आपसे वर्नियर की होंगी सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्नियर का कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से इनके पार्ट होते हैं और इनका क्या यूज होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि रीडिंग कैसे लिया जाता है, यानी कि वर्नियर में जो रीडिंग है, यानी कि वर्नियर का जो पाठ्यांक है वो हम लोग कैसे लेते हैं। तो ये रीडिंग और कैलकुलेशन हम लोग इसमें देखेंगे। तीसरा जो है वो है हमारा एरर। ठीक है, तीसरा जो है हमारा एरर, वर्नियर में आपको पता है वर्नियर हो या स्क्रू गेज हो, उसमें क्या होती है, जीरो एरर। जब बहुत दिनों तक हमारा वर्नियर काम करता रहता है तो उसमें क्या होती है, उसमें जीरो एरर आ जाती है। और जीरो एरर जो होती है वो 2 तरह की होती है, वो होती है पॉजिटिव और कैसी होती है, निगेटिव। तो हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, और अगर वर्नियर में एरर है भी तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे, वर्नियर से सही पाठ्यांक यानी कि जो एक्चुअल माप है वस्तु की वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे नोट्स के माध्यम से हम लोग वो चीज़ें लिखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वर्नियर से, वही सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नोट्स के माध्यम से जो हमारे लास्ट के 8-10 नोट्स होंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में अगर आप खाली नोट्स भी पढ़ लें तब भी अगर आपको उससे कोई क्वेश्चन फंसता है तो वो हो जाए। तो ये 4 पार्ट में हम लोगों ने वर्नियर को डिवाइड किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस कोर्स को कहा है कि फिटर थ्योरी फुल कोर्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो आपको पता है कोरोना की इस समय महामारी चल रही है, तो कोई एग्ज़ाम 1-2 महीने तक होने वाला नहीं है कम से कम। तो 1-2 महीने आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप क्या करिए, फाइट आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे कि पार्ट इसके जो है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बीम। और बीम पर ही हमारा क्या होता है, बीम पर ही हमारा होता है मेन स्केल। ठीक है, ये है हमारा डेप्थ बार। ठीक है,
ये क्या है हमारा, ये है हमारा डेप्थ बार, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी छोटे से स्लॉट की गहराई मापने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्लैंप। अब क्लैंप का काम ये होता है कि जब हम रीडिंग लेने के बाद जो हमारा ये मूवेबल जॉ है, ठीक है, यानी कि जो चलता है उसको हम क्या करते हैं, उसको इस क्लैंप की सहायता से हम स्थिर कर सकते हैं। कि जैसे हम लोग क्या करते थे वर्कशॉप में, ग्रुप वाइज हम लोग क्या करते थे, प्रैक्टिकल करते थे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बंदे ने देखा रीडिंग, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, तो जब बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र होता है तो पता चला किसी ने हिला दिया, तो जो हमारी रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस क्लैंप की सहायता से जो हमारा ये मूवेबल जॉ है उसको क्या कर देते हैं, उसको स्थिर कर देते हैं। तो उसके बाद हमारी रीडिंग क्या रहती है, वहीं पे टिकी हुई रहती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे का रिजिड कुछ ऐसा लगा होता है क्लैंप, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से जो हमारा मूवेबल जो है उसको हम आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो जाज होते हैं, इससे हम कैसे भी माप लेते हैं, बाहरी माप लेने के लिए। ठीक है, बाहरी माप लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं नाइफ एज। ठीक है, यानी कि देखिए चाकू की तरह है नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नाइफ एज। और नाइफ एज का उपयोग किस लिए किया जाता है, आंतरिक वीमा मापने के लिए। यानी कि आंतरिक वीमा, यानी कि कोई अगर हमको सिलेंडर दिया है, सिलेंडर में होल है, तो उस होल का जो अंदर का डायामीटर है उसको अगर मापना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस नाइफ एज की सहायता से माप सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए, आंतरिक वीमा मापने के लिए। ठीक है, तो ये मुख्यतः यही मुख्य पार्ट होते हैं हमारे किसके, वर्नियर स्केल के। हम वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है इसके मुख्य पार्ट हमारे यही होते हैं। तो ये सब आपको पता ही है, ये हमारा फिक्स जॉ है, ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्लाइडिंग जॉ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लाइडिंग जॉ। तो एक तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्नियर का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब आइए एक दो जो पॉइंट हैं वर्नियर के बारे में जो महत्वपूर्ण, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लगा के आप यहाँ पे स्टार लगा के जो भी चीज़ें लिखेंगे, स्टार लगा के ऐसे आप लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सन 1631 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे वर्नियर ने क्या किया, वर्नियर का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्नियर का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा कि वर्नियर की खोज किसने की थी। तो वर्नियर की खोज हमारे जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे पियरे वर्नियर, उन्होंने क्या किया था, वर्नियर की खोज की थी, या वर्नियर का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था, वर्नियर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो वर्नियर का सिद्धांत है, ये आपसे पूछता है कि वर्नियर का जो वर्नियर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग वर्नियर का सिद्धांत देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आप हेडिंग डालिए, वर्नियर का सिद्धांत। वर्नियर का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए, जब दो पैमाने जिनके, ठीक है, जिनके भागों के मध्य अंतर क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, यानी कि अब देखिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो अंतर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो जब दो पैमाने जिनके भागों के मध्य अंतर क्या हो, बहुत कम हो, तब क्या किया जाता है, तब उनके मानों के अंतर, ठीक है, तब उनके मानों के अंतर को क्या किया जाता है, मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तब उनके मानों
के अंतर का मान मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा वर्नियर का सिद्धांत होता है कि जब दो पैमाने जिनके भागों के मध्य अंतर बहुत कम हो तब उनके मानों के अंतर का मान क्या किया जाता है, मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे कभी वर्नियर का सिद्धांत पूछे तो आपको यही बताना है, लेकिन आपको विकल्प में क्या दिया रहेगा, दो पैमानों के अंतर का मान, यानी कि वर्नियर का सिद्धांत किस पर काम करता है। तो इतना बड़ा डिफिनीशन नहीं लिखेगा, उसमें बस लिखा रहेगा दो स्केल के अंतर का मान क्या किया जाता है, मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। तो ये हम लोगों ने वर्नियर का सिद्धांत देख लिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए मटेरियल। मटेरियल सभी को पता होता है, मटेरियल किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का हमारा क्या बना होता है, वर्नियर कैलिपर बना होता है। और साइज क्या होता है, 150 mm के साइज में भी उपलब्ध होता है और 150 से 300 mm के साइज में भी क्या होता है, बड़ा वाला जो वर्नियर होता है, जो हम लोग वर्कशॉप यानी कि जो इंडस्ट्री में प्रयोग होता है वो यही वाला रहता है, इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि रीडिंग जो है कैसे लिया जाता है। ठीक है, रीडिंग हम लोग जो वर्नियर की रीडिंग है वो कैसे लिया जाता है। तो रीडिंग को समझने से पहले सबसे हमको क्या समझना पड़ेगा, अल्पतमांक को समझना पड़ेगा कि जो अल्पतमांक होता है वो क्या होता है। बहुत बार मैंने अपने लेक्चर्स में बताया, जब मैं दूसरे चैनल पे भी पढ़ा रहा था तब भी बहुत लोगों ने मेरी क्लासेज अटेंड की होंगी, तो सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। तो अल्पतमांक वह मान होता है जो किसी मापक यंत्र द्वारा शुद्धता के साथ लिया जा सकता है, यानी कि वह छोटा से छोटा मान जो किसी सूक्ष्म मापक यंत्र द्वारा शुद्धता के साथ लिया जा सकता है, वही उसका क्या होता है, अल्पतमांक होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे स्केल की, यानी कि जो हमारा रूल होता है, स्टील रूल होता है, ठीक है, उसका जो अल्पतमांक होता है कितना होता है, 0.5 mm, क्योंकि उतना मान ही वो क्या कर सकता है, शुद्धता के साथ माप सकता है। अगर उससे कम हम मापेंगे तो क्या वो सही रीडिंग देगा, नहीं। हम अंदाजे से भले ले सकते हैं 0.5 का आधा 0.25 mm, लेकिन वो सही मान नहीं रहेगा। यानी कि वह कम से कम मान जो कोई मापक यंत्र शुद्धता के साथ माप सकता है वही उसका क्या होता है, वही उसका अल्पतमांक होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए अल्पतमांक। हेडिंग आप क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अल्पतमांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए वह कम से कम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकती है उसका अल्पतमांक कहलाती है। उसका अल्पतमांक यानी कि ब्रैकेट में आप लिख लीजिए क्या, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट इंग्लिश में बोलते हैं, लीस्ट काउंट कहलाती है। अब यहाँ पे जब अल्पतमांक आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि वर्नियर का अल्पतमांक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए वर्नियर का अल्पतमांक क्या होता है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्नियर पर खानों की संख्या। वर्नियर पर खानों की संख्या। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग वर्नियर का अल्पतमांक निकालते हैं। तो ये कभी कभी फार्मूला भी आपसे पूछ लेता है और इस पे क्या पूछ लेता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं अल्पतमांक। तो देखिए, वर्नियर पर खानों की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। किसी वर्नियर पर आप देखेंगे तो 25 खाने आपको मिलेंगे और किसी वर्नियर पर आपको 50 खाने मिलेंगे। ठीक है, और मुख्य पैमाने का जो मान है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, मुख्य पैमाने की एक भाग का मान।
तो मुख्य पैमाने के एक भाग के मान से ये मतलब है, यानी कि जैसे हमारी स्केल होती है तो उसमें सेंटीमीटर में भी खाने अंकित रहते हैं और मिलीमीटर में भी खाने अंकित रहते हैं। तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान से मतलब यह है कि मुख्य पैमाना कम से कम जितना माप सकता है वही उसका क्या हो जाएगा, एक भाग का मान हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल खाने का मान हो जाएगा। तो कभी कभी क्या रहता है, जो वर्नियर का मुख्य पैमाना रहता है वो 0.5 mm में भी माप ले सकता है और कभी कभी 1 mm के बीच में डिवाइड रहता है। यानी कि आप सीधा सीधा समझिए कि अगर मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर है तो कभी कभी वो 10 भाग में डिवाइड रहेगा, यानी एक भाग कितना हुआ 1 mm। और कभी कभी क्या रहेगा, अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसे हम 20 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक पैमाने का मान कितना होगा 0.5 mm। तो आपसे क्या पूछ सकता है, पहले सीधा सीधा ये फार्मूला पूछेगा कि वर्नियर का अल्पतमांक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पर खानों की संख्या। दूसरा ऑप्शन ऐसे क्या कर देगा, दे देगा। तो आपका वर्नियर का अल्पतमांक हम लोग कैसे निकालते हैं, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पर खानों की संख्या। तो अगर हम मान लीजिए हमारा जो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है 0.5 mm, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0.5 mm कर देंगे बटे वर्नियर पर खानों की संख्या हमने कितना मान लिया 25, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 25। अब आप इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.02 m, यानी कि वर्नियर का जो अल्पतमांक है वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 0.02 mm। अब अल्पतमांक जरूरी क्यों है भैया, तो वर्नियर से कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वर्नियर का अल्पतमांक पता होना चाहिए। तो कहीं भी अगर हम जाएं, कोई हमको वर्नियर दे तो सबसे पहले हमको क्या देख लेना है कि इसके मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है, वर्नियर पर कुल खानों की संख्या कितनी है, और उसका क्या निकाल लेना है, उसका अल्पतमांक निकाल लेना है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे और अपने जो मान है वो जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए अल्पतमांक हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है 0.02। अब आइए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन कि अगर कोई हमको वस्तु दे दी जाए, हमको क्या करनी रहे, उसकी रीडिंग लेनी रहे, तो हम कैसे लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए, कैलकुलेशन लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी साइज हम निकाल रहे हैं, तो वस्तु की साइज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखिए मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान प्लस क्या हो जाएगा, वर्नियर के मिलने वाले खानों की संख्या गुणते अल्पतमांक, ठीक है। खानों की संख्या गुणते क्या हो जाएगा, गुणते हो जाएगा अल्पतमांक। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा किसी भी वस्तु की जो साइज है वो निकालने का फार्मूला होता है, किससे, वर्नियर से। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग रीडिंग पढ़ेंगे कैसे, यानी कि मुख्य पैमाने का मान क्या रखेंगे, वर्नियर पर मिलने वाले खानों की संख्या हमको कहाँ से मिलेगी, अल्पतमांक तो हमको पता ही है। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा वर्नियर का 0, ठीक है। अब वर्नियर के 0 से पहले, वर्नियर के 0 से ठीक पहले, अब जब स्केल वर्नियर इस पर सरकता है तो यहाँ पे आगे वाली चीज़ें ढकी रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमको दिखेगा, यानी कि वर्नियर के 0 से पहले जो मुख्य पैमाने का मान हमको दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मुख्य पैमाने का मान हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये वर्नियर का 0 है और यहाँ पे इसके पहले हमको क्या मिल रहा है 1.6, ठीक है। यानी कि 1.6 की रीडिंग हमको मिल रही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 6 mm। तो मुख्य पैमाने का मान क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का मान हो जाएगा 1.6। समझ रहे हैं आप बात की नहीं, यानी कि वर्नियर स्केल के 0 से पहले ठीक जो रीडिंग हमको दिखेगी मुख्य पैमाने की, वही रीडिंग हमको क्या कर लेनी है, वही रीडिंग हमको ले लेनी है, ठीक है। अब प्लस, इसके प्लस क्या हो जाएगा, वर्नियर के मिलने वाले खानों की संख्या। अब हमको देखना है कि जो ये वर्नियर पर खाने बने हुए हैं
वो कौन से नंबर का खाना मुख्य स्केल के किसी खाने के सीध में है। वो वर्नियर का कोई भी खाना हो सकता है और मुख्य स्केल का कोई भी खाना हो सकता है, लेकिन बस हमको याद रखना है कि जो वर्नियर का खाना मुख्य स्केल के खाने से मिल रहा है हमको उसी की वैल्यू लेनी है। मुख्य स्केल पे कौन से नंबर के खाने पे मिल रहा है ये हमसे मतलब नहीं, यानी कि हमें मुख्य स्केल से मतलब नहीं है कि किससे खाना मिल रहा है। बस हमको ये देखना है कि जो वर्नियर का ये पैमाना है, यानी कि वर्नियर पर जो खाना है कौन सा खाना इस मुख्य स्केल के खाने से मैच कर रहा है। तो मान लीजिए अगर वर्नियर पर 25 भागों में डिवाइड किया गया, 25 खाने हैं, तो मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं कि 19वां खाना क्या कर रहा है, मुख्य पैमाने के किसी भी खाने से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं 19, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, वस्तु की साइज हमें पता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, मान ही सकते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, 24वां 25वां 23वां कोई भी खाना मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 19 ले रहा हूँ। ठीक है, गुणते क्या हो जाएगा, अल्पतमांक, तो अल्पतमांक मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.02। बस हमको क्या मिल गई, हमको वस्तु की साइज मिल गई। तो देखिए मुख्य पैमाने का मान कितना है, 1.6। अब देखिए ये किस में है, ये हमको समझना है, ये हमारा किस में है, ये है हमारा, अगर 1 हम लोग 6 लेते हैं तो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। और जबकि हमारा जो अल्पतमांक है वो किस में है, एमएम में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी जो सेंटीमीटर एमएम में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 mm। ठीक है, तो मुख्य पैमाने का मान कितना हो गया, 16 mm, प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0.38। तो आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 16.38 हमारा क्या आ जाएगा, 16.38 हमारा जो वस्तु की साइज है वो आ जाएगी, यानी कि 16.38 mm हमारी क्या आ जाएगी, वस्तु की साइज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, वर्नियर की सहायता से कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमको क्या लेना है, मुख्य पैमाने का मान। मुख्य पैमाने के मान में क्या लेना है, जो वर्नियर के 0 से पहले जो हमको मुख्य स्केल का मान दिख रहा है वो हमको ले लेना है, प्लस वर्नियर के मिलने वालों के खानों की संख्या, यानी कि वर्नियर का कौन सा खाना मुख्य जो स्केल है उसके पैमाने के सीध में है वो खाना हमको नोट कर लेना है, गुणते अल्पतमांक कर देना है। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और हमको क्या मिल जाएगी, हमको वस्तु की साइज मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एरर कैलकुलेशन की तरफ, यानी कि जो जीरो एरर होती है हमारी वर्नियर में उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे नोट्स, यानी कि जो हमारे नोट्स हैं एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं अभी रेज कर रहा हूँ। ठीक है, फिगर आप स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो पीछे जाके आप लोग ले लीजिएगा, ताकि अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको क्या आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोर्स चल रहा है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से क्या मिलता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी फिटर से जुड़े आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे अभी एनसीएल की वैकेंसी आई हुई है, एनसीएल का फॉर्म भरा जा रहा है, सीटीआई बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, यूपी आर्डिनल का बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, डीआरडीओ, एमटीएस, इसरो, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या होगी, इन जो क्लासेज हैं इससे मदद मिलेगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको क्विज का भी लाभ मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं जीरो एरर की तरफ। जीरो एरर, अब देखिए जीरो एरर सबसे पहले बात समझिए होता क्या है। देखिए वर्नियर पे एक जीरो होता है, जीरो से लेके जितने भी खाने हैं 25-50 वो अंकित होते हैं, और एक होता है हमारा मेन स्केल का जीरो। ठीक है, अब देखिए जब वर्नियर बहुत दिनों तक काम करते रहते हैं हम लोग वर्नियर से, तो क्या होता है वहाँ पे कि वर्नियर क्या होता है, घिस जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, घिस जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है एरर। और इसको जीरो एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जीरो के माध्यम से ही, जो जीरो बने होते हैं मेन स्केल पे और जो वर्नियर स्केल पे, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस एरर को चेक करते हैं। देखिए अब जीरो एरर दो तरह का होता है, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव जीरो एरर क्या है और निगेटिव जीरो एरर क्या है। अगर वर्नियर में पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो हमेशा क्या बताएगा, रीडिंग ज़्यादा बताएगा।
रीडिंग क्या बताएगा, ज़्यादा। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जो वस्तु है 5 mm की ही है तो वो क्या बताएगा 5.01, 5.23 इस तरीके से, यानी कि जो रीडिंग बताएगा वो क्या बताएगा, ज़्यादा बताएगा। जबकि अगर वर्नियर में निगेटिव जीरो एरर है तो क्या बताएगा, रीडिंग कम बताएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ही बन जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया सिंपल प्रश्न कि अगर किसी वर्नियर में पॉजिटिव जीरो एरर है तो रीडिंग क्या बताएगा, ज़्यादा कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो क्या बताएगा, रीडिंग ज़्यादा बताएगा, और निगेटिव जीरो एरर है तो रीडिंग कम बताएगा। तो अब देखिए, अब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है और हमको क्या करना है, एक्चुअल रीडिंग यानी कि वस्तु की सही माप निकालनी है, तो हमको इस पॉजिटिव जो जीरो एरर है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी ऑब्जर्व रीडिंग आ रही है उससे क्या करना पड़ेगा, उससे घटाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग जो एरर है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्यांक त्रुटि यानी कि जीरो एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत लोग जल्दी समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए आप ध्यान से बने रहिए, 5-10 मिनट जो भी ये टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। तो शून्यांक त्रुटि यानी कि जीरो एरर हमारा क्या होता है, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर का मिलने वाला खाना गुणते क्या हो जाता है, अल्पतमांक। ठीक है, अब वर्नियर का कैसे खाना मिलेगा, तो आइए वो हम लोग देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पॉजिटिव जीरो एरर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, यानी कि धनात्मक शून्य त्रुटि। तो अब हमको मिल गया वर्नियर। अब हम कैसे चेक करेंगे कि भैया उसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि है या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो देखिए, मैं आपको क्या बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आपको सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन स्केल। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल पे मान लीजिए हमारा जीरो कहाँ है, यहाँ पे, और वर्नियर स्केल पे जो हमारा जीरो है ये कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेन स्केल, और यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल। ठीक है, यानी कि अब देखिए, अगर वर्नियर में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए, 10 मिनट का टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। अब अगर वर्नियर में कोई त्रुटि नहीं रहेगी तो ये जीरो यानी कि वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों क्या होंगे, एक सीध में होंगे। तो हमने वर्नियर मिला, सबसे पहले उसका अल्पतमांक निकाला। मैंने आपको बताया ना क्या क्या प्रोसेस करना है। अगर हमको कोई वर्नियर दे तो सबसे पहले हम अल्पतमांक निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें त्रुटि है कि नहीं। तो अगर जीरो, ये जीरो यानी कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों क्या है, एक सीध में है एक मिलान में है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर क्या हो गया, मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो क्या है, इससे पीछे है, यानी कि यहीं पे रह गया कहीं पे, तो इसमें कौन सी त्रुटि होगी, इसमें धनात्मक शून्य त्रुटि होगी। कैसे भैया, अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई जॉब लगाते हैं तब क्या करते हैं, वर्नियर स्केल को इधर सरकाते हैं, यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो तब इधर जाता है। लेकिन बिना जॉब को लगाए, यानी कि देखिए दोनों जो इसके जाज हैं वो क्या हैं, सटे हुए हैं, बिना किसी जॉब को लगाए ही वर्नियर का जीरो क्या है, इसके इधर है, यानी कि ज़्यादा रीडिंग बता रहा है, यानी कि इसमें कैसी त्रुटि है, धनात्मक शून्य त्रुटि है। अब देखिए, शून्यांक त्रुटि निकालने का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है कि वर्नियर का मिलने वाला खाना गुणते अल्पतमांक। अब देखिए, जब वर्नियर का जीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे वर्नियर के ऐसे ऐसे खाने बने होंगे, तो इसमें से कोई ना कोई खाना क्या करेगा, इस जो हमारी मेन स्केल के खाने हैं उससे क्या होगा, उसके सीध में रहेगा। बस हमको क्या कर लेना है, हमको वही खाना यहाँ पे नोट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए वर्नियर पर 25 खाने हैं, तो मैंने मान लिया कि 16वां खाना क्या हो रहा है,
इस जो मुख्य पैमाने के सीध में है, यानी कि वर्नियर का 16वां खाना मुख्य पैमाने के सीध में है, तो 16 मैंने लिख लिया, इनटू अल्पतमांक लिख लिया। अल्पतमांक कितना है 0.02, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.32, यानी कि शून्यांक त्रुटि हमको कितनी मिल गई, शून्यांक त्रुटि हमको मिल गई 0.32। तो अब त्रुटि तो हमको मिल गई, तो इस त्रुटि को हमने जो मेजरमेंट लिया है इस एरर वाले कैलिपर से, बस इस त्रुटि को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, और हमको क्या मिल जाएगी, हमको वस्तु की एक्चुअल माप मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखिए वस्तु की, सभी चीज़ों को ध्यान से आप पढ़ते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए एक्चुअल माप, ठीक है, यानी कि जो वस्तु की एक्यूरेट साइज रहेगी वो क्या रहेगी। तो एक्यूरेट माप, एक्चुअल माप या एक्यूरेट माप हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रेक्षित माप, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगी, शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि, और ब्रैकेट में लिख लीजिए चिन्ह सहित। अब चिन्ह सहित से क्या मतलब है कि अगर धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर होगा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस, और निगेटिव जीरो एरर होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस। तो अब देखिए प्रेक्षित माप हम कुछ भी ले लें, यानी कि हम जैसे यहाँ पे प्रेक्षित माप हमने क्या ले लिया, प्रेक्षित माप हमने ले लिया 16.32, यानी कि इस वर्नियर से रीडिंग करने पर, प्रेक्षित माप मतलब ये हो गया कि इस वर्नियर से रीडिंग लेने पर जितनी हमको वो मेजरमेंट दे रहा है। मेजरमेंट कैसे लेंगे, हम लोगों ने पिछले देखा ना कि मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। तो मान लीजिए जो शून्यांक त्रुटि वाला वर्नियर है, इससे मेजरमेंट यानी कि इससे माप लेने पे हमको रीडिंग कितनी मिल रही है, 16.32। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी प्रेक्षित माप हो जाएगी। तो एक्चुअल माप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेक्षित माप, ये फार्मूला है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। तो शून्यांक त्रुटि कितना है 32, चिन्ह के पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो 16.32 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 16.00 mm, यानी कि वस्तु की जो एक्चुअल साइज थी वो कितनी थी, 16 mm ही थी, लेकिन जो हमारा ये वर्नियर में एरर होने के कारण वो कितना बता रहा था, वो हमारा बता रहा था 16.32 mm। तो इस तरीके से अगर वर्नियर में एरर भी है, पॉजिटिव जीरो एरर भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे सही मान यानी कि जो एक्चुअल माप है वो क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव जीरो एरर की तरफ, ठीक है। दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब देखिए जो निगेटिव जीरो एरर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थोड़ा सा इससे डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो इसका फार्मूला है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप देख लीजिए, ठीक है। अभी तक क्या था, बस जो वर्नियर का मिलने वाला खाना था, ठीक है, उससे हम लोग क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो निगेटिव शून्यांक त्रुटि यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ निगेटिव शून्यांक त्रुटि निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, दूसरा है, क्या है, वर्नियर पर कुल खाने, वर्नियर पर कुल खाने माइनस क्या हो जाएगा, मिलने वाला खाना, माइनस मिलने वाला खाना गुणते क्या हो जाएगा, अल्पतमांक, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा
ऋणात्मक शून्य त्रुटि निकालने का, यानी कि वर्नियर पर कुल जितने खाने रहेंगे सबसे पहले उससे हम लोग मिलने वाले खाने को माइनस करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसमें क्या करेंगे, अल्पतमांक से गुणा करेंगे। तो अब आइए देखते हैं निगेटिव जीरो एरर की जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मेन स्केल का जीरो है वो पीछे रहेगा और जो हमारा ये वर्नियर का जीरो है ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हमको मिलती है, यानी कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से क्या निकल गया, इधर आ गया, अभी तक किधर जा रहा था, उधर जा रहा था, तो अगर इधर आ गया तो वो एरर कौन सी होगी, वो होगी हमारी निगेटिव जीरो एरर, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो इसको निकालने का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख ही दिया है। तो अब देखिए निगेटिव जीरो एरर क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, कम माप लेता है। क्यों, क्योंकि देखिए अब जब हम यहाँ पे कोई वस्तु लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये जीरो, यानी कि ये वर्नियर का जो जीरो है ये पहले मेन स्केल के जीरो पर आएगा। तो उस समय ये क्या बताएगा, जीरो रीडिंग बताएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ न कुछ माप यहाँ पे ये वस्तु की ले चुका होगा, यानी कि क्या बताता है, कम माप बताता है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि वर्नियर का कोई खाना क्या हो रहा है, मुख्य स्केल के खाने से मैच कर रहा है। जब हम इन दोनों जांच को सटाते हैं हमको पता चल गया निगेटिव जीरो एरर है और वर्नियर का कोई ना कोई खाना मुख्य स्केल के खाने से मैच कर रहा है। तो हम फिर मान लेते हैं कि वही हमारा क्या कर रहा है, 16वां खाना मैच कर रहा है। तो वर्नियर का जो मिलने वाला खाना रहेगा हम क्या करेंगे, जो कुल खाने रहेंगे उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या माना, 25 हम लोग शुरू से ही ले रहे हैं, तो वर्नियर पर कुल खाने कितने हो गए, 25, मिलने वाला खाना हमने माना 16, गुणते क्या हो गया, अल्पतमांक 0.02, अल्पतमांक हम लोगों ने पहले निकाला ही था। तो 25 में से 16 घटाइए कितना आ जाएगा, 9, गुणते 0.02, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, तो 0.18 mm, यानी कि ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गई निगेटिव जीरो एरर। अब निगेटिव जीरो एरर जब हमको मिल गई तो हमको क्या निकालनी है, एक्चुअल माप निकालनी है। अब मैंने आपको बताया पहले ही कि निगेटिव जीरो एरर किसमें है, अगर निगेटिव जीरो एरर है तो वहाँ पर उसके पहले हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, उसके पहले हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अब यहाँ पे एक्चुअल माप निकालने का फार्मूला हमको पता ही है, प्रेक्षित माप है। ठीक है, प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। तो प्रेक्षित माप पिछली बार हम लोगों ने कितना लिया था, 16.32, तो हम लोग फिर वही ले लेते हैं, 16.32 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस 0.18। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 0.18। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16.32 प्लस 0.18, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16.50 mm, यानी एक्चुअल जो वस्तु की साइज है वो कितनी होगी, 16.50 mm, लेकिन हमारा वर्नियर कितना बता रहा था, हमारा वर्नियर 16.32 mm बता रहा था। तो इसलिए अगर वर्नियर में त्रुटि भी हो तो हम लोग उसको कैलकुलेट करके उससे वस्तु की जो एक्चुअल साइज है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शून्यांक त्रुटि कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इन सभी फार्मूलों का। मैं इस पर क्वेश्चन भी करवा सकता था लेकिन टाइम बहुत चला जाएगा, नहीं तो मैं एक सवाल यहाँ पे ज़रूर करवाता। ठीक है, बहरहाल ग्रुप में, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है फिटर का, और जो आपका ये करियर अपडेट बाय इंजीनियर, यानी कि दोनों ग्रुप हैं, तो दोनों में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर दूंगा। ठीक है, तो आप उसका सॉल्व करके जो है आंसर बताइएगा, यानी कि क्विज टाइप का मैं वहाँ पे आपको बना दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, बहुत से बेनिफिट्स उसके आपको मिल जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नोट्स, यानी कि जो एग्जाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि प्रश्न क्या होते हैं, मैक्सिमम बहुत बार जो प्रश्न होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जो रिपीटेड प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट के माध्यम से, और अपने नोट्स में लिख लीजिए नोट के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं
तो नोट्स बनाइए। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल से ही, मेरे लेक्चर से ही नोट्स बनाइए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे एडुकेटर्स हैं, अच्छे एडुकेटर्स हैं, तो मेरा भी देखिए और उनका भी अगर आपको टाइम मिले तो देखिए, ठीक है। तो उसके माध्यम से जैसे जो भी चीज़ आपको मिले, यानी कि वर्नियर आपने लिख दिया 3-4 पेज में और आधा पेज आपने नीचे जगह छोड़ दिया कि वर्नियर से रिलेटेड अगर हमको कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, किसी भी चैनल से मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरे चैनल से ही जुड़े रहें, किसी भी चैनल से मिलेगी तो आप उसको वहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से जानकारी को कलेक्ट करते करते आपके पास एक अच्छा नोट्स बन जाएगा और उस नोट्स से बाहर कहीं जो है जाएगा नहीं, यानी कि जो क्वेश्चन है उस नोट्स से बाहर कहीं नहीं बनेगा। तो नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो ज़रूर नहीं है, क्योंकि वही है, नोट्स ही है जो आपको एग्ज़ाम के समय काम देते हैं, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने जो नोट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नोट लिखिए और पहला ये प्रश्न नहीं है, आपसे पूछा है कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर की न्यूनतम गणना, मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर की न्यूनतम गणना कितनी होती है, 0.02। अब न्यूनतम गणना से क्या मतलब है, अल्पतमांक से ही मतलब है। आपसे पूछता है कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर की न्यूनतम गणना क्या होगी, तो आपको कितना बताना है, 0.02 mm। और आपसे पूछेगा कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर का अल्पतमांक कितना होता है, तब भी आपको बताना है कितना होता है, 0.02 mm। अगला नोट लिखिए, ये मैंने पहले ही बताया था, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक, बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कितना होता है, ये होता है 1/12 डिग्री या 5 मिनट। क्यों, ठीक है, क्योंकि 1/12 डिग्री को आप मिनट में बदलेंगे, कितना आएगा, 5 मिनट। दोनों ऑप्शन में आपको दे सकता है, 1/12 डिग्री देगा, अगर डिग्री में ऑप्शन दिया है तो 1/12 डिग्री सही होगा, और मिनट में ऑप्शन दिया है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट। यानी कि जैसे हम लोग दूरी को बहुत ही कम मेजरमेंट करते हैं 2 अंकों तक, उसी तरह जो वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर होता है ये कोण का मेजरमेंट करता है, बहुत ही प्रिसीजन मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का जो अल्पतमांक है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/12 डिग्री या 5 मिनट। तीसरा नोट आप लिखिए, तीसरा नोट है आपका वर्नियर कैलिपर, ये भी प्रश्न पूछा गया है। वर्नियर कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी उपकरण है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जब आपको वहाँ पे मेजरमेंट टूल पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कैलिपर और वर्नियर कैलिपर। तो अगर बात करें खाली कैलिपर की, खाली कैलिपर मतलब इस तरीके का जो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, कैलिपर क्या करते हैं, दूरी को स्थानांतरित करने का काम करते हैं, आयाम को स्थानांतरित करने का काम करते हैं। तो कैलिपर हमारे क्या होते हैं, कैलिपर हमारे अप्रत्यक्ष मापी उपकरण होते हैं। कैलिपर हमारे कैसे उपकरण होते हैं, अप्रत्यक्ष मापी उपकरण होते हैं। जबकि वर्नियर कैलिपर, अगर आपकी बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्नियर कैलिपर हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर हमारा एक प्रत्यक्ष मापी उपकरण है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं चौथे नोट की तरफ। चौथा नोट है हमारा वर्नियर में डेप्थ बार अटैचमेंट किससे जुड़ी होती है, मूवेबल जॉ से जुड़ी होती है, मूवेबल जॉ से जुड़ी होती है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अब जिसने प्रैक्टिकल किया है तो उसको तो पता ही है, ठीक है, लेकिन बहुत से कॉलेजेस में स्टूडेंट हैं पढ़ के पास जाते हैं लेकिन कभी उन लोगों ने वर्नियर देखा भी नहीं होता है एक्चुअल में। तो पूछा है वर्नियर में डेप्थ बार, मैंने आपको फिगर बताया था तो वहाँ पे बताया था ना डेप्थ बार है, तो वही पूछा है कि डेप्थ बार किससे जुड़ी होती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा मूवेबल जॉ से, बीम से, वर्नियर स्केल से, और एक ऑप्शन और दे देगा। तो जो डेप्थ बार अटैचमेंट होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो मूवेबल जॉ से जुड़ा होता है, और मूवेबल जॉ जैसे स्लाइड करता है वैसे वैसे वो डेप्थ बार भी आगे पीछे स्लाइड करता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर है वर्नियर का सिद्धांत। ये भी प्रश्न पूछा गया है, वर्नियर का सिद्धांत।
तो मैं जो एकदम प्रश्न में दिया था वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक ही माप के दो स्केल, एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर, ठीक है। वर्नियर का सिद्धांत क्या होता है, एक ही माप के दो स्केल यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर क्या करता है, अंतर के आधार पर ये काम करता है। अगला नोट क्या है, वर्नियर की जो धातु है वो क्या है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। वर्नियर की जो धातु है मैंने आपको पहले बता दी किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। एक लास्ट नोट लिख लीजिए आप, नोट नंबर 6, ठीक है। एक लास्ट नोट लिख लीजिए आप, क्या, नोट नंबर 6, जो कि हमारा क्या है, वर्नियर एवं स्क्रू गेज, वर्नियर एवं स्क्रू गेज रीडिंग में मुख्य अंतर किसका होता है, तो ये होता है अल्पतमांक का। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्नियर और स्क्रू गेज यानी कि जिसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, वर्नियर और स्क्रू गेज की जो रीडिंग में मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है, तो वो अल्पतमांक का अंतर होता है, यानी कि लीस्ट काउंट का अंतर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको और भी ऑप्शन दे देगा माप में अंतर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है कि वर्नियर और स्क्रू गेज में जो मुख्य अंतर होता है वो किस में होता है, वो उनकी रीडिंग में अंतर होता है। तो ये थे नोट्स के माध्यम से मैंने जो चीज़ें लिखाई आपको। बाकी क्विज वगैरह में आपको क्वेश्चन जो है इससे जुड़े क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लेक्चर को लेने से हमको जो है लाभ मिला है कि नहीं मिला है। तो ठीक है, ये था हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र। चैप्टर नंबर 4 हम लोग का चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में सूक्ष्म मापी यंत्र हम लोग दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, एक वर्नियर और स्क्रू गेज, ठीक है। क्योंकि और जो वर्नियर हाइट गेज वगैरह है उससे आपसे प्रश्न पूछता नहीं है। एक आध जो दो प्रश्न बनता है वो मैं नोट के माध्यम से आपको लिखा दूंगा। तो क्या पढ़ेंगे, वर्नियर और स्क्रू गेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्रू गेज को पढ़ेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो फिटर से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैंने आपको पहले बताया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, NCL, UP, RNL, CTI, इसरो, DRDO, जो भी आप एग्जाम तैयारी करें सभी एग्जाम की आपको जो है इन क्लासेस से हेल्प मिलेगी। और नोट्स बनाना आपने नहीं शुरू किया तो नोट्स बनाइए, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो अभी तक के लेक्चर्स हुए हैं, फिटर थ्योरी फुल कोर्स 2020 इस नाम से। तो जाके अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वॉच कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये पूरा निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रू गेज यानी कि माइक्रोमीटर के साथ। जैसे मैंने इसको पढ़ाया वैसे ही मैं स्क्रू गेज को भी पढ़ाऊंगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।